नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने एक कहावत, जिनके महल शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, इस तरह की एक कहावत को चरितार्थ करते हुए दिल्ली में जो चल रहा है उस पर अपना पूरा वीडियो फोकस कर रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए। कुछ चीज़ें हम आपके सामने ला रहे हैं और कुछ चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पहले से पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी नॉलेज में नहीं हैं उन्हें हम बता देते हैं। अभी सीएजी, जो पूर्व सीएजी हैं, जो रिटायर हो गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट पर साइन कर दिए जो आज दिल्ली के चुनावों में पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी हुई है और एक दूसरे पर, जो शीशे के घरों में रहने वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। किसी के पत्थर ज़्यादा लग रहा है, किसी महल में पत्थर कम लग रहा है और शीशे चटक रहे हैं। सबकी कलई खुल करके सामने आ रही है। ये है हमारे वीडियो का पूरा तथ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वर्तमान में सांसद, जो उड़ीसा से आते हैं, बहुत ही चतुर चालाक हैं। उन्होंने आज परसों 6 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी केजरीवाल के शीश महल को लेकर के। ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन शीश महल पर जो रिपोर्ट जारी हुई है वो रिपोर्ट अभी तक दिल्ली विधानसभा में के पटल पर नहीं रखी गई है, पारित नहीं हुई है। इसलिए ऐसी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि साइन करके कोई रिपोर्ट अभी अंदर खाने है तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा तो फेंकने की कोशिश की कि ये शीश महल है, इसमें मालूम नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो वो हम थोड़ा सा एक वीडियो आपको दिखा देते हैं, आप भी देख लीजिए उन महोदय का चेहरा, और अच्छा लगेगा। चूँकि ऑन रिकॉर्ड होंगी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और फिर उसके बाद फिर हम और दूसरी चीज़ें देखेंगे। जो पहला पत्थर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शीश महल यानी केजरीवाल के महल पर फेंका है, फिर उनके महल पर कौन पत्थर फेंक रहा है, ये चीज़ें हम बाद में दिखाते हैं आपको। पहले ये प्रवक्ता महोदय को, उनके चेहरे को, उनके द्वारा जो लीक रिपोर्ट है उसे देख लीजिए। की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है। उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। ये तो आपने संबित पात्रा की बात सुन ली। अब मैं आपसे खुद से ही आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि
जब रिपोर्ट विधानसभा में पारित नहीं हुई, विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई, तो फिर संबित पात्रा के पास कहाँ से रिपोर्ट आ गई? उन्होंने तमाम बातें कही कि मीडिया में चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन मीडिया में जो चीज़ें छपी हैं उसमें तो कहीं इसका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि लीक हुई है रिपोर्ट। इसका मतलब लीक हुई रिपोर्ट आपके पास कहाँ से आ गई? खैर, ये उनकी अपनी बात है और हमें इससे क्या लेना देना है। अब हम चलते हैं दूसरी बात पर। मैंने जो बात कही है, मैं जिस मुद्दे पर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, ये वाली कहानी। अब मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सदस्य हैं संजय सिंह, उनकी एक प्रेस वार्ता जो उन्होंने की है संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, उसको हम सुनने चलते हैं, तब फिर और बड़ा मजा लेंगे। खैर, वो उनके पास ये आंकड़े कहाँ से आए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो चूंकि सांसद हैं और संसद के बाहर बोल रहे हैं तो वो सुनना तो जरूरी है, पब्लिक में लाना बहुत जरूरी है। तो वो सुनिए आप। प्रधानमंत्री संजय सिंह, जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे। उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे आज। लेकिन हमने संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं उनके प्रेस वार्ता भी सुन ली। ये हमारी बात तो है नहीं अपनी खुद की, संजय सिंह खुद कह रहे हैं, लेकिन हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि संजय सिंह जी, प्रधानमंत्री के आवास की ये सारी सूचनाएं आपके पास कहाँ से आई? हो सकता है कोई ना कोई वहाँ भी बैठा हुआ हो प्रधानमंत्री का विरोधी, वो लीक करके बता रहा हो कि प्रधानमंत्री जी पर इतने सूट हैं, इतने जूते हैं, इतनी कारें हैं, इतना ये है, इतना वो है। तो खैर, ये बात तो बड़ी शानदार है कि अभी संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल का खुलासा किया, तो संजय सिंह आए और उन्होंने प्रेस वार्ता करके प्रधानमंत्री महोदय जहाँ रहते हैं और उनका जो काफिला है और जो उनका पहनने का और ये सारा कार्यक्रम है उसके बारे में पूरी कहानी सुना दी। अब कुछ बातें हम आगे चलते हैं कि ये सीएजी है कौन था सीएजी। मैं आपको बता दूं, ये सीएजी जो मैंने आपको नाम लिया था, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये प्रधानमंत्री का आज से नहीं बहुत पुराना साथी है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम हुआ करते थे तब ये उनका प्रधान सचिव यानी प्रमुख सचिव हुआ करते थे। और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनके, तब ये वहाँ से दिल्ली लाए गए और उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहीं सेक्रेटरी बनाया गया। उसके बाद इनसे बहुत बाहरी काम लिए गए, चूँकि ये बहुत ही विश्वास होता है, कोई भी नेता होता है उसका अधिकारी अपना विश्वास पात्र होता है। इनको जब धारा 370 हटाई गई तो सीधे कश्मीर भेजा गया और कश्मीर में इनको वहाँ पूरी जिम्मेदारी दी गई। गवर्नर के साथ में रह कर के 370 धारा हटाने में इनका मुर्मू साहब का पूरा अहम रोल है। खैर, वहाँ से जब 370 हट गई, सारा काम खत्म हो गया। अब तो बहुत सारा पूरा पैच वर्क भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद इनको फिर सीएजी बनाया गया दिल्ली में ला करके, और सीएजी के ज़रिए
अभी जो 2000 शायद 2-3 साल से ये जो केजरीवाल के बंगले का मसला चल रहा है उसके बारे में ये सारी चीज़ें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, और ये रिपोर्ट 5 साल से ऐसे ही घूम रही थी, कभी कुछ। लेकिन अभी जब वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और उसको प्रमुखता से ये कहना चाहिए एक डॉक्यूमेंट बना दिया। हालांकि वो डॉक्यूमेंट सीएजी की दराज में ही पड़ा होगा, क्योंकि अभी तक उसको केजरीवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होने दिया। ये आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक चीज़ और, जो सचदेवा हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के, उनके पास तो एक वीडियो है, उनके ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है एक वीडियो। उन्होंने पूरा शीश महल, जो केजरीवाल का शीश महल है, उसका पूरा वीडियो है, एंट्री करने से लेकर के भीतर तक, कहाँ झूमर लगा है, क्या लगा है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में प्रदर्शित की गई हैं। खैर, किसी सीएम के भीतर का बंगले का वीडियो बाहर कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई कि भाई वहाँ फिर सुरक्षा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है कि कोई आदमी किसी के बंगले का भीतर का वीडियो बना रहा है। कहाँ खाना बन रहा है, क्या खाना बन रहा है, कहाँ झूमर टंगा है, कहाँ से लाइट जलती है, कहाँ पर लाइट बुझती है, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हो सकता है प्रधानमंत्री के घर की भी कोई जासूसी कर रहा होगा, उनके भीतर का भी सारी कोई चीज़ें बाहर निकालने की जब कोई मौका पड़ेगा तो बाहर कर देगा। जैसे वीरेंद्र सचदेवा के पास शीश महल का वीडियो आ गया है। ऐसे ही देश में बहुत से, शायद 26 के आसपास राज्य हैं, उनमें सब में सीएम रहते हैं। उनका वीडियो आज तक हमने कहीं नहीं देखा किसी भी सीएम के घर का, कि वहाँ उनके घर में क्या राजपाट है, ठाट-बाट है, वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने तो नहीं देखी। लेकिन इन सब के बाद मैं आपको नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात छोड़ा था तब उनका वहाँ फेयरवेल हुआ था, और फेयरवेल के समय आपको मालूम है कि उससे पहले सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के ही शीला दीक्षित की सरकार को अरविंद केजरीवाल ने नतमस्तक कर दिया था, ढहा दिया था। और मैं समझता हूँ यहाँ तक कि पूरे देश की राजनीति ही सीएजी के उसमें बदल गई थी। पुराना वाला सीएजी आपको मालूम है कितना भ्रष्ट था, उसने झूठे तमाम दुनिया के 0-0 लगा करके मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम कर दिया, शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम कर दिया, और वो आगे चल करके वही उनके लिए भारी पड़ गई सारी चीज़ें। खैर, नरेंद्र मोदी ने तब ये कहा था कि सीएजी, किसी भी सीएजी को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए कि वो रिपोर्ट को लेकर के, भाई किसी सरकार ने काम किया, ठीक है, उसमें गलत सलत हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उसको मुद्दा बना करके कोई चुनावों में जाए, ये बात उन्होंने कही थी नरेंद्र मोदी ने खुद ने। लेकिन संबित पात्रा उन्हीं की बात को काटते हुए ये सारी चीज़ें कल 6 तारीख को, परसों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसको लहरा रहे थे कि ये देखो रिपोर्ट है मेरे पास, रिपोर्ट के बल पर दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। शीश महल में ऐसा क्या है भाई, 70-80 लाख करोड़ 10 करोड़ मान लो खर्च भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक सीएम है, वो कोई चपड़ासी तो नहीं है कि वो, दूसरी बात, वो अपने घर तो उठा नहीं ले गया है। 1942 में जो बंगला बना था, आपको शायद किसी को जानकारी नहीं होगी, वो मैं बता देता हूँ। 1942 में ये बंगला बना था जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, और तब से लेकर के उसका रिनोवेशन नहीं हुआ। 2 बार उसकी छत गिर गई, उसके माँ बाप बाल बच गए। एक बार तो जब छत गिर गई तो एक जगह जहाँ पर वो दरबार लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, वहाँ छत गिर गई। तो ये सारी चीज़ें एक अनर्गल कहानी गढ़ने से संबित पात्रा दिल्ली का चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यदि इसी बात पर दिल्ली का चुनाव जीता जाना है तो फिर तो नरेंद्र मोदी पर जो संजय सिंह कह रहे हैं वो भी परम सत्य है। कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ आग तो होगी, निश्चित तौर पर ये बात मानी जाती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप जब शीशे के महल में रह रहे हो और दूसरे के शीशे के महल पर पत्थर फेंक रहे हो तो आपका महल कैसे बच सकता है। खैर, एक थे इनके अरुण जेटली साहब, वो भी बहुत सारी चीज़ें, उनके ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें आई थी सामने। उनका भी एक मैं वीडियो शायद देखता हूँ, देखिए आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। एक बात रह गई थी जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल के शीश महल की सीबीआई जांच भी हो रही है। 2-3 साल पहले कोई बीरेन सक्सेना एलजी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जांच करो, वो जांच हो रही है। अभी तक 2 साल में उसका एक पन्ना भी नहीं खुला है, सीबीआई ने कुछ नहीं बताया कि उसमें हुआ क्या। दूसरा,
मैंने बताया था कि 1942 में जो घर बना था 1 एकड़ वाला, वो केजरीवाल को दिया गया, और 6 एकड़ में एलजी रहते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी बातें जरूरी थी, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरुण जेटली, that he doesn't build his capacity in such a manner that he in fact must necessarily find out something which may not exist. अरुण जेटली का कहना यह है कि ऑडिटर को सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। But activism and restraint are always two sides of the same coin. He must be conscious of the fact that he is reviewing a decision which has already. इस बात को भी संबित पात्रा भूल गए। Have the fair procedures been followed? He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. तो दिल्ली, अब इस मुद्दे पर मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता की भी एक वार्ता सुनवा देता हूं कि इस तरह से कैसे कैसे खेल होते हैं। अब देखिए, यही जो सीएजी हैं, उन्होंने शीश महल की स्क्रूटनी की, और इसी सीएजी के कार्यकाल में द्वारका एक्सप्रेस की भी स्क्रूटनी हुई। 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव 250 करोड़ पहुंच गया। जिन लोगों ने इसकी स्क्रूटनी की, जिन लोगों ने सीएजी ने इनकी जांच पड़ताल की, उन्होंने इस पर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों को उस समय दरकिनार कर दिया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं है। और उस दौरान ये सारी बातें सामने आई कि जिन लोगों ने सवाल उठाए सीएजी विभाग में, उन लोगों के तबादले कर दिए गए, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मामला था वो लीपापोती कर दी गई। अब मैं खैर आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ले चलता हूं, वो भी कुछ अपनी बात कह रहे हैं, उसे भी सुन लीजिए। देश में ये वही सीएजी बड़ी मुश्किल से कोई रिपोर्ट्स निकाल पाते हैं। जो 2015 में 55 रिपोर्ट्स निकली थी, 2020 में 14 रिपोर्ट्स निकली। देखिए क्या हालत हो रही है सीएजी की। 2023 में कुछ ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स सामने आई। भारतमाला प्रोजेक्ट, आयुष्मान योजना का जो प्रोजेक्ट था, उनके घपले सामने आए। हमने सोचा कि मीडिया भी 10 साल जो हुआ वो हुआ, आखिरी के 6 महीने, जैसे होता है ना कि 12वीं के एग्जाम में आखिरी महीने पढ़ते हैं रात रात भर बैठकर, तो हमने सोचा आखिरी के 6 महीने 24 घंटे मीडिया चलाएगा सीएजी ने जो कहा उस पर। खैर वो नहीं हुआ, शायद हमारी मूर्खता थी ये उम्मीद करना। अब आइए आप भारतमाला प्रोजेक्ट में। भारतमाला प्रोजेक्ट में 1 रुपए का जो सड़क का काम होता है वो 14 रुपए में हुआ। आप आंकड़ा देखिए, 1 रुपए का काम 14 रुपए में हो रहा है, और 1 किलोमीटर की सड़क को 4 अलग अलग तरीके से नाप के 4 किलोमीटर बताया जा रहा है। अब क्या किया सीएजी के साथ, मैं वो आपको बताता हूं। 3 अधिकारी कुछ दिनों के भीतर, ये रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ दिनों के भीतर तीनों अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। अतुराव सिन्हा, अब ये अतुराव सिन्हा जी भारतमाला परियोजना चरण 1, उसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के ये प्रभारी थे, जिसमें मैंने आपको बताया 1 रुपए की चीज 14 रुपए में कर दी। अब सिन्हा साहब को तुरंत हटाकर तिरुवनंतपुरम भेज दिया दिल्ली से, जाइए आराम कीजिए, बहुत काम कर लिया आप। नंबर 2, दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट, यह आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बड़ा ढिंडोरा पीटा, उसके ये प्रभारी थे।
ऑडिट के प्रभारी थे। इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, प्रधानमंत्री की प्रिय योजना की भ्रष्टाचार। इनको भेज दिया लीगल सेल में, जाइए आप वहां देखिए, बहुत हो गया। अब यहां एक बात, घर में एक मिनी बार था, संबित पात्रा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही। ये व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है, इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर यह चिंता का विषय है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार। संबित आज 11 बजे आम आदमी पार्टी ने मुद्दा हम लोग पकड़ लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहां है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीजें मैं साफ कर दूं, दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए, दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है, और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो दोनों पे ही नहीं लग सकता। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई एतराज नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात कह दी है। खैर, हम सभी को दिखा रहे हैं, कोई हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारा अब सवाल यह है कि दिल्ली के चुनावों में महंगाई, भ्रष्टाचार, दिल्ली का प्रदूषण, यमुना नदी नाले में तब्दील और बाकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सगुफा छोड़ा है कि अरविंद केजरीवाल के घर को ही मुद्दा बना लिया जाए। बातें तो बहुत सारी हुई, मुद्दे में अभी तक निकल करके कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सीबीआई जांच हुई, सतर्कता विभाग जांच कर रहा है, खुद भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है, लेकिन कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सके। क्योंकि अब तो बात लास्ट में जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है कि जांच तो दोनों घरों की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही घर एक साथ बने, कोरोना के काल में ही दोनों की मरम्मत शुरू हुई, लिहाजा ये अरविंद केजरीवाल के घर की जांच होती है तो नरेंद्र मोदी के राजमहल की भी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारी और बातें भी उन्होंने कही कि यदि कैमरा अरविंद केजरीवाल के घर में जा सकता है सारी चीज़ें दिखाने के लिए, तो नरेंद्र मोदी के घर में भी जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। खैर, ये बहुत सारा मसला आज हमारे
दिल्ली की जनता के सामने है, जनता क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पब्लिक के सामने आना ज़रूरी है। इसमें कई पुट हमने हमारे जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के माध्यम से भी हमने जोड़ने की कोशिश की है, वो भी हमने जोड़ा है। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वीडियो दूसरे का नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें दिखाना बहुत लाजमी हो जाता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यदि वीडियो आपको यदि वास्तव में पसंद आया है और हमारी जो जोड़ तोड़ करके जो पत्रकारिता हमने जनता के सामने रखी है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चूँकि उससे मुझे ताकत मिलती है कि मेरी पत्रकारिता को लोग पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।